नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल CSS फंड ट्रिक्स पर फॉर प्रिपरेशन थ्रू MCQ। दोस्तों आज हमारा TA रूल्स का पार्ट 3 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज एंटाइटल्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस? 1. कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। 2. 1 एडिशनल फेयर to and fro for the government servant if he had to leave his family behind due to non-availability of government accommodation at the new station. 3. Cost of transportation of personal conveyance purchased by the government servant. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above। यानी सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। ट्रांसफर टीए कंप्राइजेस ऑफ, यानी कि जो ट्रांसफर होता है किसी एम्प्लॉय का तो उसको ट्रांसफर टीए मिलता है। उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, ये क्या होती है? इक्वल टू 80% ऑफ लास्ट मंथ बेसिक पे। यानी कि अगर आपका ट्रांसफर टीए होता है तो आपको क्या मिलेगा? एक तो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी, यानी कि जो पिछला महीने की जो बेसिक सैलरी थी उसका 80%। यानी किसी की अगर 60,000 रुपये बेसिक सैलरी है तो 48,000 ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी उसको। नो अदर एड ऑन्स शुड बी अलाउड इन बेसिक पे वाइल कैलकुलेटिंग कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, यानी कि कोई स्पेशल पे या अदर टाइप की जो पे होगी उसको ऐड नहीं किया जाएगा, सिर्फ बेसिक पे। It is not admissible if no change in residence is involved even where the distance between the two stations is more than 20 kilometers। डिस्टेंस कुछ भी हो, आपके रेजिडेंस अगर चेंज नहीं होता तो आपको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगी। यानी इतना याद रखना है, कोई चीज़ मिले या ना मिले, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट जो है वो नहीं दी जाती अगर आपका रेजिडेंस चेंज इन्वॉल्व नहीं है इन केस ऑफ ट्रांसफ़र। फॉर ट्रांसफ़र टू एंड फ्रॉम द आइलैंड टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार and Lakshadweep, composite transfer grant may continue to be paid at the rate of 100%। यानी कि अगर आपका ट्रांसफ़र टू या फ्रो हो रहा है अंडमान निकोबार या लक्षद्वीप के लिए या वहाँ से, तो आपको जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी वो 100% मिलेगी। एक्चुअल फेयर फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली फॉर जर्नी बाय एंटाइटल्ड मोड क्लास, फैमिली मेम्बर्स के लिए जितना होगा गवर्नमेंट सर्वेंट और उसके फैमिली मेम्बर्स के लिए जो भी उनका एंटाइटल्ड क्लास होगा उसका एक्चुअल फेयर दिया जाएगा। रोड माइलेज फॉर जर्नी बाय रोड नॉट कनेक्टेड बाय रेल, अगर जो स्टेशन है वो रेल से कनेक्ट नहीं है, बाय रोड जा रहे हैं तो फिर रोड माइलेज दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स फ्रॉम रेजिडेंस टू रेजिडेंस, आपका जो सामान है उसे ले जाने के लिए, आपका जो पुराना रेजिडेंस है उससे नए रेजिडेंस पे ले जाने के लिए जो भी कॉस्ट होगी वो दी जाएगी। कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल कन्वेंस परचेज्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी पर्सनल कन्वेंस यानी कोई गाड़ी कोई स्कूटर कुछ भी है उसको ले जाने के लिए जो कॉस्ट होगी वो भी दी जाएगी। 1 एडिशनल फेयर टू एंड फ्रो फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट इफ ही हैड टू लीव हिज फैमिली बिहाइंड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन एट द न्यू स्टेशन। अब जहाँ वो न्यू स्टेशन पर गया है वहाँ पर कोई गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है तो वो अपनी फैमिली को साथ ले जा नहीं सकता। अब उसको पहले खुद जाना पड़ेगा, वहाँ पर घर ढूंढना पड़ेगा, वहाँ पर अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद वापस आएगा फिर अपनी फैमिली को लेकर जाएगा। तो इस सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है? आपको 2 फेयर देती है। ऑफिशियल हु कुड नॉट टेक फैमिली अलॉन्ग विद हिज हर ऑन देयर सेकेंड ट्रिप ड्यू टू जेन्युइन रीजन्स आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू एन एडिशनल टू एंड फ्रो फेयर बाय द इंटाइटल क्लास, यानी कि एडिशनल फेयर मिलेगा। क्यों मिलेगा? पहले आप अकेले जाओगे, आप अपनी फैमिली को सेट करोगे, फैमिली जब सेट हो जाएगी घर को सेट करोगे, घर जब सेट हो जाएगा आप वापस आओगे, फिर आप फैमिली को लेकर जाओगे। तो आपकी 2 ट्रिप हो गई। और वो 2 ट्रिप क्यों हुई? ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन। अगर गवर्नमेंट अकोमोडेशन अवेलेबल होता तो आप एक साथ जाके रुक जाते वहाँ पर, लेकिन अब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में आपको 2 फेयर मिलेंगे, यानी एक कैंडिडेट को 2 फेयर मिलेंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉई उसको 2 फेयर दिए जाएंगे इस सिचुएशन में। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following is true about family entitlement in case of transfer traveling allowance? family entitlement की बात कर लेते हैं। 1, an employee whose family does not accompany him to the new station while joining on transfer has an option to claim for him either for the first journey undertaken to join the new post or for the journey subsequently undertaken along with family members। 2, while the grade of government servant and number of fares are determined with reference to the facts on the date of his ट्रांसफ़र,
नो ट्रेवलिंग अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर एनी मेंबर एडेड टू द फैमिली आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर. ऑप्शंस आर A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is A 1 and 3 only. यानी कि while the grade of government servant and number of years are determined with the reference to the fact on the date of transfer, ये गलत स्टेटमेंट है. एक बार देख लेते हैं. An employee whose family does not accompany him to the new station while joining on transfer. अब यहाँ पर वो पुराना वाला केस नहीं है. ये पुराने वाले केस में ही कुड नॉट टेक ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट अकोमोडेशन. यहाँ पर है फैमिली डज नॉट अकम्पनी. फैमिली अपनी मर्जी से अकम्पनीड नहीं कर रही है. हैज एन ऑप्शन टू क्लेम फॉर हिम ईदर फॉर द फर्स्ट जर्नी अंडरटेकन टू ज्वाइन द न्यू पोस्ट और फॉर द जर्नी सब्सिक्वेंटली अंडरटेकन अलॉन्ग विद फैमिली मेम्बर्स. अब फैमिली बोलती है अभी हम नहीं आ सकते, बच्चों के एग्जाम है या कुछ भी रीजन है, आप 2 महीने बाद आ जाना, 2 महीने बाद आप हमको ले जाना. तो गवर्नमेंट सर्वेंट जो है पहले जाएगा, अपनी पोस्ट को ज्वाइन करेगा, काम करेगा, फिर दोबारा आएगा, फिर दोबारा लेकर जाएगा. तो उसको टीए ट्रांसफ़र टीए कब अवेल करेगा? ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही अवेल करना है. इस सिचुएशन में वो दूसरी बार में भी अवेल कर सकता है. बट यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर उसको एडिशनल टीए नहीं मिलेगा. एडिशनल टीए कब मिलता है? जब कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाती हैं कि उसको एक चक्कर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट रीज़न होता है आपका गवर्नमेंट एकोमोडेशन अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको जाना पड़ेगा अपना घर ढूंढने के लिए. ऐसा ही कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस होती हैं, तभी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो है वो मिलता है ट्रांसफ़र टीए 2 बार मिलता है. अब यहाँ पर उसको 2 बार ट्रांसफ़र टीए नहीं मिलेगा. While the grade of government servant is determined with reference to the facts on the date of transfer, the number of years admissible is to be determined with reference to the facts of the date of journey. अब देखो, जो डेट ऑफ ट्रांसफ़र है उसका जो ग्रेड होगा जिस दिन ट्रांसफ़र हो रहा है उस दिन उसका जो भी ग्रेड होगा उस ग्रेड से उसका इंटाइटलमेंट बनेगा. अब कोई बंदा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो किसी एक पोस्ट में है, लेकिन प्रमोशन होके वो दूसरी पोस्ट पे जाता है दूसरे स्टेशन पे, तो उसका जो फेयर होगा, तो जिस दिन ट्रांसफ़र हुआ था जो उसका उस दिन ग्रेड था उस ग्रेड के अकॉर्डिंग उसका इंटाइटलमेंट डिसाइड होगा. लेकिन नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स डिसाइड नहीं होंगे. वो जब वो डेट ऑफ जर्नी होगी उस दिन जितने लोग होंगे उसके अकॉर्डिंग होगा. अब इसमें जैसे कि हो सकता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो, जब ट्रांसफ़र के जब ऑर्डर आए हों तब वो फैमिली के मेंबर 2 हों, लेकिन बाद में जब उनकी जर्नी कमेंस हो उस टाइम पे हो सकता है कि 3 मेंबर हो जाएं, तो उनको तीनों मेंबर्स का फेयर मिलेगा डिटरमिन विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट द डेट ऑफ जर्नी. डेट ऑफ जर्नी पे कितने लोग थे उसके अकॉर्डिंग उसका फेयर कैलकुलेट किया जाएगा. अब ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स हों, 4 लोग रहते हों फैमिली में, लेकिन पेरेंट्स जो हैं साथ रह के चले गए हों, बड़े भाई के पास चले गए हों, या उसकी गवर्नमेंट सर्वेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो गई हो उस सिचुएशन में, तो उस सिचुएशन में फेयर कम हो जाएगा. तो कुल मिला के 2 चीज़ों का ध्यान रखना है. अब यहाँ पर हम ये नहीं देखेंगे कि अभी बंदा प्रमोट हो चुका है या डिमोट हो चुका है, कुछ भी हो चुका है तो इसका ग्रेड चेंज करो. ग्रेड जिस दिन उसका जो रेफरेंस टू फैक्ट्स ऑफ द डेट ऑफ ट्रांसफ़र की डेट थी उसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेकिन जो नंबर ऑफ फेयर्स होंगे वो डेट ऑफ जर्नी के अकॉर्डिंग काउंट होंगे. नो ट्रैवलिंग अलाउंस इज एडमिसिबल फॉर एनी मेंबर एडेड टू द फैमिली आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफ़र. डेट ऑफ ट्रांसफ़र के बाद कोई भी फैमिली मेंबर ऐड होता है तो उस सिचुएशन में उसका फेयर नहीं दिया जाएगा. आपकी डेट ऑफ ट्रांसफ़र वाले दिन जितने भी मेंबर होंगे उसके अकॉर्डिंग मिलेगा. बाद में कोई मेंबर ऐड होता है तो उसका नहीं दिया जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ट्रांसफर ट्रैवलिंग अलाउंस एट द सेम स्टेशन. अगर सेम स्टेशन पे होता है तो क्या होगा? नो ट्रांसफर टीए इफ नो चेंज ऑफ रेजिडेंस इज इन्वॉल्व. 2, actual cost of conveyance for self and family limited to the road mileage if there is compulsory change of residence solely due to transfer. Options are A 1 only, B both of the above, C 2 only, D none of the above, and the right answer is B both of the above. यानी कि अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व नहीं है तो कोई ट्रांसफ़र टीए नहीं मिलेगा. ठीक है. एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेंस एंड फैमिली मेम्बर्स मिलेगी लिमिटेड टू रोड माइलेज अगर कंपलसरी चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफ़र. एक बार देख लेते हैं. ट्रांसफ़र टीए इन केस ऑफ सेम स्टेशन. अब सेम स्टेशन के केस में ट्रांसफ़र टीए की एडमिसिबिलिटी कैसे होती है वो देख लेते हैं. नो ट्रांसफ़र टीए इफ नो चेंज ऑफ रेजिडेंस इज इन्वॉल्व. अगर चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व नहीं है तो फिर आपको ट्रांसफ़र टीए नहीं मिलेगा.
इफ देयर इज कंपल्सरी चेंज ऑफ रेजिडेंस सोनली ड्यू टू ट्रांसफर। अब कंपल्सरी चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व है जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर की वजह से उसको रेजिडेंस चेंज करना है, तो कुछ एडमिसिबिलिटी रहेगी, सारी नहीं रहेगी नॉर्मल ट्रांसफर टीए वाली, क्योंकि उसमें तो आपका स्टेशन चेंज होता है, यहाँ पर आप सेम स्टेशन पर हो बट फिर भी चेंज है तो कुछ मिलेगा। तो क्या क्या मिलेगा? एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कन्वेंस फॉर सेल्फ एंड फैमिली लिमिटेड टू द रोड माइलेज। आपकी जो कॉस्ट ऑफ कन्वेंस होगी सेल्फ और फैमिली की होगी वो दोनों मिल जाएगी, लिमिटेड टू रोड अलाउंस। रोड अलाउंस जो भी होता है आपका उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप कैसे भी जाओ। दूसरा, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल इफेक्ट्स एडमिसिबल सब्जेक्ट टू द प्रिस्क्राइब लिमिट, यानी कि पर्सनल इफेक्ट जो होता है सामान है उसको ले जाने के लिए आपकी जो भी लिमिट होती है प्रिस्क्राइब लिमिट, उस उतने तक आपको उसको ले जाने की परमिशन मिलेगी। एंड कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल टू 1/3 ऑफ 80% ऑफ द बेसिक पे। नॉर्मल ट्रांसफर के केस में हमें क्या मिलता है? 80% ऑफ बेसिक पे होता है, वो हमारा कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट होता है। पर यहाँ पर उसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 80% नहीं मिलेगी, उसका भी 1/3 मिलेगा, यानी कि करीब 26 से 27% ऑफ बेसिक पे जो बनता है वो आपका कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इतना मिलेगा। तो ये तब होगा जब ट्रांसफर टीए मिलेगा इन केस ऑफ सेम स्टेशन बट इन्वॉल्वमेंट ऑफ चेंज ऑफ रेजिडेंस ड्यू टू ट्रांसफर। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, if the distance between both the station does not exceed 20 kilometers but involves change of residence in case of transfer TA, government servant is granted full transfer TA. 2, composite transfer grant is paid at the half rate as in normal transfer TA case. 3, no transfer TA is admissible. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is A, यानी 1 and 3 only. Composite transfer grant in paid is paid at the rate half rate as in normal transfer TA case जो है वो गलत स्टेटमेंट है। एक बार देख लेते हैं। बिटवीन टू स्टेशन विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस इन केस ऑफ ट्रांसफर टीए, बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंस पर हो, ठीक है, उस केस में ट्रांसफर के केस में क्या मिलेगा? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द स्टेशन डज नॉट एक्सीड 20 किलोमीटर बट इन्वॉल्व्स चेंज ऑफ रेजिडेंस गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड। अब यहाँ पर भी एक एक्सट्रीम केस आ गया कि अब आपका जो स्टेशन के बीच में डिफरेंस है वो 20 किलोमीटर से भी कम है, ठीक है, फिर क्या होगा? बट इन्वॉल्व चेंज ऑफ रेजिडेंस गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड। अब देखो, हमने पहला केस डिस्कस किया एक नॉर्मल केस जिसमें कि ट्रांसफर होता है उसका। दूसरा केस था कि सेम स्टेशन है, स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है बट उसको रेजिडेंस चेंज हो रहा है। अब ये हो सकता है, जैसे मुंबई जैसा शहर है, मुंबई बहुत बड़ा शहर है, उसमें स्टेशन चेंज नहीं हो रहा है, आपका मुंबई से मुंबई में ही ट्रांसफ़र हो रहा है, बट मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचने में 3 घंटे लगते हैं। अब 3 घंटे के लिए रेजिडेंस तो चेंज करना पड़ेगा ना, तो ऐसा ट्रांसफ़र का केस होता है तो कंपलसरी चेंज ऑफ रेजिडेंस इन्वॉल्व हो जाएगा। तो उस केस में उसको जो पहले हमने डिस्कस किया था वो मिलेगा, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट 1/3 ऑफ द रेट ऑफ 80% ऑफ द बेसिक पे, वो चीज़ मिलेगी। अब यहाँ पर एक तीसरा केस है, इसमें स्टेशन तो चेंज हो रहा है बट फिर भी जो डिस्टेंस है दोनों स्टेशन के बीच में केवल 20 किलोमीटर की है। एग्जाम्पल ले सकते हैं दिल्ली से गुड़गांव। अब दिल्ली में पोस्टेड है, उसे गुड़गांव में पोस्टिंग हो जाती है, या फरीदाबाद में पोस्टिंग हो जाती है, या आपकी गाजियाबाद में हो जाती है, या नोएडा में हो जाती है, इस किसी जगह पे होती है, तो क्या होगा? आपका स्टेशन चेंज हो गया, आप दिल्ली से यूपी में आ गए बट आपका जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर से कम की है। तो इस सिचुएशन में क्या मिलेगा? गवर्नमेंट सर्वेंट इज ग्रांटेड फुल ट्रांसफर टीए, ठीक है, पहले तो फुल ट्रांसफर टीए मिलेगा, एंड कंपोजिट ग्रांट ट्रांसफर ग्रांट ऑफ 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे विल बी ग्रांटेड। एक तो ट्रांसफर टीए पूरा मिलेगा उसको जो नॉर्मल केस में मिलता है, और आपका कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट ऑफ 1/3 ऑफ 80% ऑफ बेसिक पे विल बी ग्रांटेड। नो ट्रांसफर टीए, नो चेंज ऑफ रेजिडेंस इज इन्वॉल्व। अब इस सिचुएशन में अगर उसने रेजिडेंस चेंज ही नहीं किया, वो अपने पुराने रेजिडेंस से ही काम कर रहा है, तो फिर उसको नहीं दी जाएगी। तो अब यहाँ पर ट्रांसफर टीए के केस में 3 सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं ट्रांसफर के केस में। एक तो नॉर्मल ट्रांसफर होता है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे, जो कि यूजुअली होता है। दूसरा ट्रांसफर आपका होता है कि आपका सेम स्टेशन पे हो रहा है लेकिन डिस्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आपको चेंज करना पड़ रहा है अपना रेजिडेंस। और तीसरा ये है कि आपका स्टेशन तो चेंज हो गया लेकिन स्टेशन इतने पास थे कि आपकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुई है, आपका 20 किलोमीटर की रेंज के अंदर हुआ है। पहले केस में आपको क्या मिलता था? आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, फैमिली के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए सब कुछ मिलेगा, और साथ में कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी 80% रेट से। दूसरे केस में क्या था? जब आपका रेजिडेंस चेंज इन्वॉल्व था सेम स्टेशन पे, आपको ट्रांसफर ग्रांट जो मिल रही थी वो 1/3 मिल रही थी आपको बेसिक के 80%, यानी कि जो नॉर्मल कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट थी उसका 1/3 मिल रही थी। और यहाँ पे तीसरा केस है, इसमें भी आपको 1/3 ही मिलेगी, यानी सेकंड और थर्ड केस में लगभग सिचुएशन सेम है। और
दूसरी इस केस में एक चीज़ हो रहा है कि नो ट्रांसफर टी ए इफ़ नो चेंज ऑफ रेजिडेंस इज इन्वॉल्व। अगर आपका रेजिडेंस चेंज नहीं हो रहा है तो इवन इफ आपका ट्रांसफ़र जो है स्टेशन चेंज होने पे हो रहा है फिर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द एडवांस ऑफ ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस। अब यहाँ पे एडवांस की बात कर लेते हैं। 1, एडवांस ऑफ एन अमाउंट 80% ऑफ TA as admissible on transfer. 2, advance of TA is drawn in single installments only, always. 3rd, those proceeding on foreign service in India are not eligible for advance. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 1 and 3, 2 and 3 only, or D 1 only. And the right answer is D 1 only. यानी 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो गलत है। एडवांस TA इज ड्रॉन इन सिंगल इंस्टॉलमेंट ऑलवेज इज गलत, और जो प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस इन इंडिया आर नॉट एलिजिबल फॉर एडवांस ये भी गलत है। एक बार देख लेते हैं। एडवांस ऑफ ट्रांसफर TA, एडवांस ऑफ एन अमाउंट 80% ऑफ TA एज एडमिसिबल ऑन ट्रांसफर फॉर सेल्फ एंड फैमिली, यानी कितना आपको मिलेगा? 80% मिलेगा। दूसरा, एडवांस ऑफ ट्रांसफर TA इज ड्रॉन ईदर इन वन इंस्टॉलमेंट और सेपरेटली फॉर सेल्फ एंड फैमिली इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, यानी कि हो सकता है कि आप पूरी फैमिली एक साथ जा रही हो या फिर आप अलग जा रहे हो, फैमिली अलग जा रही हो। उस सिचुएशन में आप अपने लिए ट्रांसफर TA जो है एडवांस ले सकते हो और फैमिली के लिए दूसरी बार में ले सकते हो। एम्प्लॉय अंडर ऑर्डर्स ऑफ ट्रांसफर्स इंक्लूडिंग दोज ऑन लीव आर एलिजिबल फॉर द एडवांस। एम्प्लॉय जो है ट्रांसफर के टाइम पर अगर लीव पर भी है तब भी वो एडवांस के लिए एलिजिबल होता है। दोज प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस इन इंडिया, अब फॉरेन सर्विस हमने क्या पढ़ा था FRSR वाले में कि फॉरेन सर्विस वो होती है जो कि सर्विस भले ही इंडिया में ही हो लेकिन जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पे नहीं हो रही हो, उसे हम फॉरेन सर्विस में ट्रीट करते हैं, चाहे आपके बगल में ही ऑफिस चेंज क्यों नहीं हुआ हो, उसे हम फॉरेन सर्विस में ही ट्रीट करेंगे। और दूसरे केस में आप चाहे बाहर ही दूसरे देश में ही क्यों नहीं जॉब कर रहे हो लेकिन आपका पेमेंट अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हो रहा है तो आपको फॉरेन सर्विस काउंट नहीं करते। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोसीडिंग ऑन फॉरेन सर्विस इन इंडिया और ऑन रिवर्जन फ्रॉम सच सर्विस आर आल्सो एलिजिबल, यानी कि जो फॉरेन सर्विस में जाते हैं या वहाँ से वापस आते हैं फॉरेन सर्विस से लौटते टाइम पर, उससे वो लोग भी एलिजिबल होते हैं। इट इज़ नॉट एडमिसिबल व्हेन द ट्रांसफर इज एट ऑफिशियल्स रिक्वेस्ट एंड ऑल्सो व्हेन द ट्रांसफर इज विद इन द सेम स्टेशन। अगर ऑफिशियल की खुद की रिक्वेस्ट पर ट्रांसफर यानी रिक्वेस्ट ट्रांसफर है उस सिचुएशन में एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं होता, या फिर विद इन द सेम स्टेशन है तब भी इसको TA ट्रांसफर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे हमारे भी 4 केस हमने डिस्कस किए कि एक तो हमारा हो गया 80% मिलेगा, दूसरा अगर फैमिली अलग अलग टाइम पे जाते हैं तो 2 आपको अलग अलग एडवांस ले सकते हो। इसके अलावा लीव पर भी मिल सकता है। फॉरेन सर्विस पे जाते हो या फॉरेन सर्विस से लौट कर आते हो, क्योंकि फॉरेन सर्विस से भेजा तो सरकार ने ही है ना उसको, तो ट्रांसफर TA क्यों नहीं मिलेगा? आपने ही उसको ट्रांसफ़र किया है, फॉरेन सर्विस पर गया है, उसका पेमेंट कहाँ से हो रहा है उसे क्या मतलब इस चीज़ से, वो तो गवर्नमेंट ड्यूटी पे गया है तो उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, तो ट्रांसफर TA भी उसको दिया जाएगा आते और जाते दोनों टाइम पे। और ऑफिशियल की सेल्फ रिक्वेस्ट पे तो ट्रांसफर TA नहीं मिलेगा और अगर सेम स्टेशन पर तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा द एडवांस शुड बी रिकवर्ड इन फुल फ्रॉम द ट्रांसफर TA क्लेम। जब ट्रांसफर TA क्लेम लगाएगा तो उसमें से सारा का सारा एडवांस जो है उसे क्लेम कर लिया जाएगा। किसी का अगर इंटाइटलमेंट था 1,20,000 रुपये का, 80,000 रुपये उसने एडवांस लिया था तो 80,000 को एडजस्ट करके फाइनली उसका 40,000 का क्लेम सेटल हो जाएगा। हेड ऑफ द ऑफिस और एनी अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर टू हुम पावर्स हैव बीन डेलीगेटेड मे सैंक्शन एडवांस ऑन ट्रांसफर। हेड ऑफ द ऑफिस करता है या फिर उसने अपनी पावर को ट्रांसफर कर दिया किसी और को फॉर सैंक्शनिंग TA एडवांस या TA बिल्स के साइन करने के लिए बना दिया है, वो इसको साइन कर सकता है। सच ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में सैंक्शन सच एडवांस फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो। अब किसी एम्प्लॉय को अगर आपने जो बना दिया है ट्रांसफर TA बिल को साइन करने के लिए, उसका खुद का ही ट्रांसफर हो जाता है तो उसको सैंक्शन कौन करेगा? वो खुद को कर सकता है क्या? हाँ, वो खुद को भी कर सकता है। अ सेकेंड एडवांस ऑफ TA मे बी ड्रॉन एट द न्यू स्टेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर हु फॉलो हिम विद इन द टाइम लिमिट एंड फॉर हूम नो एडवांस हैड बीन ड्रॉन प्रीवियसली। सेकेंड एडवांस के लिए क्या कंडीशंस होंगी? न्यू स्टेशन पे फैमिली मेंबर जो कि बाद में आए हैं और विद इन टाइम लिमिट आए हैं, 6 मंथ्स के अंदर फैमिली को लाना होता है, अगर 6 मंथ्स के अंदर लेकर आया है वो ट्रांसफर TA केस में तो उसको एडवांस उनके केस भी दिया जाएगा, और उसने पहले उनके लिए ट्रांसफर TA के केस में एडवांस नहीं लिया था तब। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट टेम्परेरी ट्रांसफर ट्रेवलिंग। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है? 1, joining time is not admissible during temporary transfer. 2, no advance of pay is admissible.
3. If a temporary transfer originally made for a period of 180 days or less is later extended beyond 180 days, the TA already drawn shall be adjusted in the transfer TA claim. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above. सारे स्टेटमेंट सही हैं. एक बार देख लेते हैं. टेम्परेरी ट्रांसफर क्या होता है? जो 6 मंथ से कम का ट्रांसफर होता है. इन ऑल केसेस ऑफ ट्रांसफर फॉर शॉर्ट पीरियड्स नॉट एक्सीडिंग 180 डेज, द जर्नी फ्रॉम हेडक्वार्टर्स टू द स्टेशन ऑफ डेपुटेशन एंड बैक विल बी ट्रीटेड एज ऑन टूर एंड डेली एडवांस विल बी ग्रांटेड फॉर द फर्स्ट 80 डेज ओनली. अगर 180 दिन का आपका ट्रांसफर होके आते हो और वापस लौट कर आते हो तो आपको टूर पे ट्रीट किया जाएगा, और डेली अलाउंस जो दिए जाएंगे वो टूर पे जो दिए जाते हैं उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा. ज्वाइनिंग टाइम इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग टेम्परेरी ट्रांसफर. अगर टेम्परेरी ट्रांसफर का केस होता है तो ज्वाइनिंग टाइम नहीं दिया जाता है. एक्चुअल ट्रांजिट टाइम एज फॉर टूर इज अलाउड, जो कि नॉर्मल के कोर्स में होता है. आप टूर पे जाते हो तो कोई आपको ज्वाइनिंग टाइम थोड़ी ना मिलता है कि अगर आप टूर पे जाते हो 20 दिन के पे तो आपको 5 दिन का ज्वाइनिंग टाइम मिलेगा. ऐसे थोड़ी ना मिलता है. आपको सिर्फ जर्नी टाइम इंक्लूड कर दिया जाता है, उसको आप उसमें आपको ऑन ड्यूटी माना जाता है. तो यहाँ पर भी वही होगा. ओनली एक्चुअल ट्रांजिट टाइम एज फॉर टूर इज अलाउड. नो एडवांस ऑफ पे इज एडमिसिबल. और टेम्परेरी के केस में क्या होता है, ट्रांसफर के केस में क्या होता है, टूर पे जाता है तो एडवांस इस केस में पेवेल नहीं होगा. इफ अ ट्रांसफर ओरिजिनली मेड फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 180 डेज इज रिड्यूस्ड टू 180 डेज और लेस later, the transfer TA claim originally allowed should not be changed to the disadvantage of the गवर्नमेंट सर्वेंट. अब किसी ऑफिसर को भेजा गया था 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए. जब उसको पहुंच गया तो उसके बाद उसको घटा दिया किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से, उसको 180 डेज या उससे कम के लिए कर दिया गया. तो क्या होगा, ट्रांसफर TA क्लेम जो उसने पहले अलाउ था उसको उसके डिसएडवांटेज के लिए चेंज नहीं किया जाएगा. और ऑब्वियस है करना भी नहीं चाहिए. क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अगर किसी आदमी को आपने भेजा है कि आप 1 साल के लिए वहाँ पे रहोगे तो वो अपना परमानेंट ट्रांसफर की कंडीशन में जा रहा है. वो परमानेंट ट्रांसफर के हिसाब से ही जाएगा, अपना सामान भी उसी हिसाब से लेके जाएगा, फैमिली को भी ले जाएगा. अब अचानक आपने उसको 5 महीने कर दिया तो उसकी गलती थोड़ी ना है. अगर वो वापस आ रहा है वहाँ से तो आपने इसको कम किया है ना. अब उसको पहले बता देते तो उस हिसाब से अरेंजमेंट नहीं करता, लेकिन उसने तो अरेंजमेंट कर लिया ना, उसका एक्सपेंडिचर तो हो चुका, तो उसके जो भी इंटाइटलमेंट होगा उसको घटाया नहीं जाएगा एट द डिसएडवांटेज ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. इफ अ टेम्परेरी ट्रांसफर ओरिजिनली मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 180 डेज और लेस इज लेटर एक्सटेंडेड बियॉन्ड 180 डेज, द TA ऑलरेडी ड्राउन शैल बी एडजस्टेड इन द ट्रांसफर TA क्लेम बट डेली अलाउंस इज एडमिसिबल ओनली अप टू द डेट ऑफ इशू ऑफ द रिवाइज ऑर्डर. अब किसी इंसान को भेजा गया था 4 महीने के लिए भेजा गया, तो 4 महीने के केस में उसको ट्रांसफर TA जो मिला था टेम्परेरी ट्रांसफर वाला दिया गया था, डेली अलाउंस मिला था, सब कुछ मिला गया था. 4 महीने बाद आपने रिवाइज ऑर्डर निकाला कि आप वहीं रहो, आपका जो ट्रांसफर जो हमने परमानेंट कर दिया उस लोकेशन पे. तो क्या होगा, अब उसको नया TA मिलेगा, वो ज़्यादा रेट से मिलेगा परमानेंट ट्रांसफर वाला. तो जो पहले उसको टेम्परेरी TA मिला गया, ट्रांसफर मिला था, उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा. और जो ट्रांसफर जो डेली अलाउंस थे, भले ही उसको 6 महीने के लिए भेजा गया था लेकिन ऑर्डर को 4 महीने बाद रिवाइज कर दिया, तो डेली अलाउंस का जो उसका एंटाइटलमेंट रहेगा वो डेली अलाउंस मिलेगा सिर्फ 4 महीने तक का, जिस दिन उसका ऑर्डर आया है कि आपका परमानेंट हो गया है आपका. अब आप परमानेंटली सेटल हो गए, अब कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा. तो डेली अलाउंस कब मिलता है? जैसे टूर के केस में मिलता है या आपको टेम्परेरी ट्रांसफर के केस में मिलता है. यहाँ पे अब आप परमानेंट हो चुके हो एम्प्लॉय, अब आपको डेली अलाउंस नहीं मिलेगा. जिस दिन आपका रिवाइज ऑर्डर आ गया डेली अलाउंस खत्म, बट बाकी बेनिफिट्स आपके एडजस्ट करके सारे के सारे परमानेंट ट्रांसफर का उसका जितना भी इंटाइटलमेंट मिलता है वो पैसा उसको दे दिया जाएगा. तो ये हुआ ये वाला केस. क्वेश्चन नंबर 7. If both husband and wife are transferred, which of the following statement is true? 1. If both the transfer are ordered within 60 days, the second transfer grant of 50% is not admissible. 2. If both the transfers are ordered after 60 days, the spouse transferred earlier will get full composite transfer grant, while the spouse transferred later will get 25% of a composite grant. Options are A 1 and 2 both, B none of the above, C 1 only, D 2 only, and the right answer is B none of the above. यानी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं. एक बार देख लेते हैं. When both husband and wife are transferred, when both husband and wife are transferred from one and the same station to another same station within 6 months, but after 60 days of the transfer of the spouse transfer will get full composite transfer grant, while the spouse transfer get later will get 50% of the composite transfer grant. यानी कि both हस्बैंड और वाइफ दोनों ट्रांसफर होते हैं
सेम स्टेशन पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं एक स्टेशन से 6 महीने के बाद, विद इन 6 मंथ, ठीक है, 6 महीने के अंदर, बट आफ्टर 60 डेज के बाद होते हैं, 6 महीने के अंदर होते हैं। तो स्पाउस ट्रांसफर अर्लियर विल गेट फुल कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जो पहले होगा उसको तो सब कुछ वही मिलेगा। स्पाउस ट्रांसफर लेटर विल गेट 50% ऑफ कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जो स्पाउस लेटर ट्रांसफर होगा यानी 60 दिन के बाद हुआ है लेकिन 6 महीने के अंदर हुआ है, बाद में इसका ट्रांसफर हुआ सेम स्टेशन के लिए, उसको नॉर्मल जो कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट का एंटाइटलमेंट होता है उसका 50% ही मिलेगा। However, if both the transfer are ordered within 60 days, the second transfer grant of 50% is not admissible। अगर 60 दिन के अंदर अंदर दोनों का ट्रांसफर हो जाता है तो दूसरे वाले को कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट नहीं मिलेगी, यानी कि सिर्फ एक ही ट्रांसफर ग्रांट मिलेगी। अगर 2 महीने से ज़्यादा 6 महीने के अंदर होता है तो दूसरे वाले को 50% रेट से मिलेगी, और 6 महीने के बाद होता है तो फुल मिलेगी, दोनों को सेपरेट अलग अलग मिलेगी। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट TA टू रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है, TA टू रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट। अब जो रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट का TA का क्लेम कैसे होता है? 1 कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल टू 80% ऑफ बेसिक पे। 2 जर्नी बाई रेल, रोड, स्टीमर, एयर। 3 ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल कन्वेयंस। Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only, and the right answer is B all of the above, यानी कि सारे स्टेटमेंट सही हैं। एक बार देख लेते हैं। TA टू रिटायरिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स, traveling allowance as on transfer will be granted to a retiring government servant when he settles down in station other than the last station of duty। अगर जो एम्प्लॉय होता है वो किसी दूसरे स्टेशन पर सेटल होना चाहता है, जहाँ पे वो रह रहा है उसके अलावा दूसरे स्टेशन पर सेटल होना चाहता है, यानी अपने होम टाउन जाना चाहता है। कोई इंसान बिहार से आया है और वो दिल्ली में जॉब कर रहा है, रिटायरमेंट का बिहार जाना चाहता है, तो उसको क्या क्या मिलेगा? द गवर्नमेंट सर्वेंट विल बी इंटाइटल फॉर कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट इक्वल टू 80% ऑफ बेसिक पे। उसको कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट क्या मिलेगी? बेसिक का 80% जो मिलती है। जर्नी बाई रेल, रोड, स्टीमर, एयर, जो भी उसका इंटाइटलमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग उसको मिल जाएगी। पर्सनल इफेक्ट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल कन्वेंस, जो कि नॉर्मल केस में हमने देखा था, ट्रांसफर TA वाले केस में वो सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। द रिटायर्ड एम्प्लॉय एंड फैमिली में ट्रेवल फ्रॉम द लास्ट हेडक्वार्टर टू द डिक्लेयर होम टाउन और एनी अदर सिलेक्टेड प्लेस ऑफ रेजिडेंस वेयर ही विशेस टू सेटल। अब ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ ये होम टाउन के लिए ही मिलेगा। एम्प्लॉय और उसकी फैमिली चाहे तो होम टाउन में सेटल हो और कहता नहीं मुझे होम टाउन में सेटल नहीं होना, मुझे कहीं और सेटल होना है, तो उसे वहाँ तक के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। द कंसेशन शुड बी अवेल्ड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट और विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट। यानी उसे कंसेशन कब अवेल करने पड़ेंगे? या तो लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट, यानी कि उस टाइम पे उसको ऑन ड्यूटी रहता है कि वो छुट्टी पे होता है, एक तरह से लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होगी, तो उस टाइम पे मिल जाएगा, या फिर 1 साल के अंदर लेना होता है तो विद इन 1 ईयर उसको ये अपना लेना होता है, ट्रांसफर TA जो होता है ऑन रिटायरमेंट। अदर कंडीशंस क्या है? It is not admissible to government servant who resigns or dismissed or removed or compulsory retired from the service as punishment। जिसको punishment के तौर पर हटाया गया सर्विस से, उसको ये सारे बेनिफिट में कुछ भी नहीं मिलेगा। Also admissible to temporary government servant with at least 10 years service who are superannuated or invalidated or retrenched from service without an offer of alternative अपॉइंटमेंट। यानी कोई टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसने 10 साल की सर्विस कर ली है और उसको सुपर एनुएट हो गया या इनवैलिड या रिट्रेंच कर दिया, जॉब से हटा दिया गया है विदाउट ऑल्टरनेट अपॉइंटमेंट, उसको दूसरा कोई अपॉइंटमेंट के बिना हटा दिया गया है, तो उस सिचुएशन में उसको सब कुछ मिलेगा। क्लेम ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर फैमिली कैन नॉट बी एडमिटेड अंटिल द रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट मूव टू द स्टेशन ऑफ सेटलमेंट। उसको जो ट्रांसफर TA जो मिलेगा उसको फैमिली को जब तक कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ मूव नहीं होते। ऐसा नहीं है कि फैमिली यहीं पे रह रही है बट वो उसके लिए TA क्लेम कर रहा है, नहीं, फैमिली को साथ जाना पड़ेगा। एडवांस ऑफ ट्रेवलिंग अलाउंस इज एडमिसिबल ओनली व्हेन जर्नीज परफॉर्म ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट बट नॉट जर्नीज आफ्टर रिटायरमेंट। अगर आफ्टर रिटायरमेंट करता है तब नहीं मिलता, अगर लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता है तब उसको जो है एडवांस मिलता है, और आफ्टर रिटायरमेंट के बाद उसको एडवांस का कोई सिचुएशन कोई केस नहीं होता है, क्योंकि लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट तो उसको मिल सकती है 300 दिन तक की मिल सकती है, पता है। अब उसने मान लो अगर वो चला गया है 8 महीने पहले, उसके बाद 8 महीने बाद वो रिटायर होगा, 8 महीने बाद रिटायरमेंट होने के बाद उसको फाइनली लास्ट में जाके वो 1 साल का टाइम फिर से मिल गया सेटलमेंट कराने के लिए। कितना हो गया? 22 महीने का डिफरेंस या 20 महीने का डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो गया, मैनेज करना मुश्किल हो सकता है उसके लिए। तो फिर क्या होगा उस सिचुएशन में? एडवांस अलाउ कर देंगे। अगर रिटायरमेंट के बाद जाता है तो सीधी सी बात, आप जाओ टिकट्स बुक कराओ, और टिकट्स वगैरह आपकी सारी बुक हो गई हैं तो आप और आप बुकिंग वगैरह हो गई है तो आप लगा दो, सीधे क्लेम ले लो, उसके लिए फिर एडवांस की क्या जरूरत है।
The concession should be availed within 1 year from the date of retirement. The time limit for 1 year can however be extended by the head of the department. 1 year का जो टाइमलाइन है उसको भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट चाहे तो एक्सटेंड करा सकता है. While which of the following is correct about TA of family of deceased employees. अगर एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है तो इस सिचुएशन में TA के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1. Traveling allowance is admissible even if a member of family travels from a station other than the last headquarter of the government servant. The concession is not granted if employee who died while on leave preparatory to retirement. 3. Contract employees or part-time workers are eligible. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only. Right answer is D 1 and 2 only. यानी contract employees and part-time workers are eligible. ये गलत स्टेटमेंट है. एक बार देख लेते हैं. TA to family of deceased employee. Traveling allowance as on retirement of government servant is admissible to the family of the deceased government servant by the shortest route to the place where the family wishes to settle down permanently. यानी जो एम्प्लॉय की डेथ हो गई उसकी फैमिली जहाँ भी सेटल होना चाहती है वहाँ के लिए शॉर्टेस्ट रूट से उनके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस का इंटाइटलमेंट होता है, जो कि रिटायरमेंट के केस में होता है वही वाला होता है. द जर्नी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. यानी कि डेथ के विद इन 1 ईयर ही ये करनी चाहिए. जो रिटायरमेंट के केस में होता है वही सिचुएशन है यहाँ पर भी. ट्रैवल अलाउंस इज एडमिसिबल इवन इफ अ मेंबर ऑफ फैमिली ट्रेवल्स फ्रॉम स्टेशन अदर देन द लास्ट हेडक्वार्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. अब यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि उसकी फैमिली उसके साथ नहीं रहती हो, बेटे बड़े हों, वो किसी और जगह कॉलेज में पढ़ते हो, बेटी की शादी हो गई हो, कहीं और रहती हो, शादी के बाद सेपरेट होकर जॉब करती हो, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है. तो यहाँ पर ये कंडीशंस के लिए हम इंसिस्ट नहीं करेंगे कि उसको हेड क्वार्टर पर ही होनी चाहिए और हेड क्वार्टर आके ही जाना पड़ेगा. सपोज कोई एम्प्लॉय है बेंगलोर का रहने वाला, उसकी जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी, लास्ट प्लेस ऑफ पोस्टिंग वो दिल्ली थी. अब दिल्ली से बेंगलोर का उसका बनता है. अब हो सकता है कि उसके बच्चे जो है हैदराबाद में पढ़ते हो, तो हैदराबाद से अपने प्लेस में जाएंगे, वापस लौट के जाएंगे, तो उनको ये थोड़ी ना बोलेगा हैदराबाद से पहले दिल्ली आओ फिर यहाँ से आप टीए क्लेम करो. उनको हैदराबाद से डायरेक्ट भी मिल जाएगा, तो कहीं से भी वो अपने जा सकते हैं. Powers to extend the time limit of 1 year will be exercised by the Administrative Ministry Department with approval of FA concerned in individual cases attended with special circumstances. अगर इस इंडिविजुअल केसेस में स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं तो जो है मिनिस्ट्री जो डिपार्टमेंट होता है उसको रिलैक्स कर सकता है 1 ईयर की कंडीशंस को विद द अप्रूवल ऑफ FA concerned. Question number 10. Which of the following is correct regarding traveling allowance to the family of deceased employee? 1. No traveling allowance if employee dies while on LPR यानी leave preparatory to retirement. 2. Advance of TA not exceeding half of the probable amount of TA if granted to the one member of the family. 3. TA advance is granted to the only one member of family even if they travel in different groups. Options are A 1 and 3 only, B all of the above, C 2 and 3 only, D 1 and 2 only. And the right answer is A 1 and 3 only. यानी कि सेकंड स्टेटमेंट है द एडवांस ऑफ टीए नॉट एक्सीडिंग हाफ ऑफ द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ टीए इफ ग्रांटेड टू द वन मेंबर ऑफ फैमिली इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. एक बार देख लेते हैं. द कंसेशन इज नॉट ग्रांटेड इन द फॉलोइंग केसेस. कौन कौन से केसेस में कंसेशन नहीं मिलता? एम्प्लॉय हु डाई वाइल ऑन LPR लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट. अब अगर एम्प्लॉय लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पर गया हुआ है 4 महीने पहले रिटायरमेंट से पहले, यानी कि उसका अदर एम्प्लॉयमेंट का सीन बन चुका है. अदर एम्प्लॉयमेंट का सीन बन चुका है तो फिर गवर्नमेंट उसकी डेथ के केस में इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्यों लेगी? फैमिली को शिफ्ट कराने की फैमिली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नहीं होती है. कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज और पार्ट टाइम वर्कर. कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय या पार्ट टाइम वर्कर वो इस चीज़ के लिए इंटाइटल नहीं होते. रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव बीन री एम्प्लॉयड. अगर आप री एम्प्लॉयड हो गए हो तो आप अदर एम्प्लॉयर के पास जा चुके हो, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर एम्प्लॉयर की बनती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं देगी. टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस. कोई भी बेनिफिट अवेल करना होता है तो टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट को मिनिमम 3 years की सर्विस तो देनी होती है, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी लगती है. Advance of TA not exceeding 3/4 of the probable amount of TA can be granted to only one member of the family. यहाँ पर एडवांस कितना मिलेगा? 3/4 मिलेगा. वैसे कितना मिलता है? 80%, लेकिन यहाँ पे अप टू 75%. 3/4 कितना होता है? 75% टू ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली. अब पिछले केस हमने देखा था कि 2 बार में ले सकता है वो, एक बार अपने लिए एक बार फैमिली के लिए, अलग अलग जाते हैं. तो लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, एक बार मिलेगा वन मेंबर ऑफ फैमिली इवन इफ दे ट्रेवल इन डिफरेंट ग्रुप्स. अगर अलग अलग ग्रुप में भी जा रहे हो, बेटा अलग जा रहा है, बेटी अलग जा रही है, वाइफ अलग जा रही है, फिर भी आपको एडवांस सिर्फ एक बार ही मिलेगा, सब्जेक्ट टू फर्निशिंग द श्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम अ परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट. किसी एम्प्लॉय को सिक्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जो इन सर्विस में होगा, उसके बाद ही उनको टी एडवांस दिया जाएगा. सर्वे ऑफ स्टेटस कंपेरेबल और हायर देन द डिजीज्ड एम्प्लॉय एंड also on edge undertaking to render the account of the advance within 1 month of the completion of journey.
द कंसेशन इज नॉट ग्रांटेड इन फॉलोइंग केसेस, कौन कौन से केसेस में कंसेशन नहीं मिलता। 1, एम्प्लॉय हु डाई वाइल ऑन LPR, लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। अब गवर्नमेंट सर्वेंट अगर उसने लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट पर गया है, इसका मतलब वो किसी दूसरे एम्प्लॉयमेंट के लिए लुक आफ्टर कर रहा है, दूसरे एम्प्लॉयर के से उसकी बात चल रही है, नेगोशिएशन चल रहा है या हो चुका है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो क्या होगा, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर एम्प्लॉयर की है। इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, तो उसको ये कंसेशन नहीं मिलेगा, फैमिली को बेनिफिट नहीं मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और पार्ट टाइम वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज और पार्ट टाइम वर्कर्स को ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैव बीन री एम्प्लॉयड, अगर रिटायर्ड होकर आप अगर री एम्प्लॉय हो चुके हो तो इस सिचुएशन में फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आप री एम्प्लॉयमेंट हो चुके हो तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अदर एम्प्लॉयर की, तो इस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको पे नहीं करेगा। टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज नॉट कंप्लीटेड 3 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस, अगर टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसके 3 साल कंप्लीट नहीं हुए तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता, तो ये वाला बेनिफिट भी उसको नहीं मिलेगा। एडवांस ऑफ टीए नॉट एक्सीडिंग 3/4 ऑफ द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ टीए कैन बी ग्रांटेड टू ओनली 1 member ऑफ द फैमिली। जो इस सिचुएशन में आपको टी एडवांस मिलता है वो 75% मिलता है, यानी 3/4 होता है, 75% वो मिलता है प्रोबेबल जो टी अमाउंट होगा उसका, और टू ओनली 1 member ऑफ द फैमिली, कोई भी एक फैमिली मेंबर चूज कर लो, उसको दे दिया जाएगा। अदर केसेस में 80% मिलता है, और जब गवर्नमेंट सर्वेंट ट्रांसफर टी हमने देखा था, एक बार उसको मिलता है, एक बार फैमिली को मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गवर्नमेंट सर्वेंट को एक यूनिट ट्रीट करते हैं, फैमिली को दूसरी यूनिट ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ पे 1 यूनिट तो खत्म हो चुकी है, वो तो डेथ हो चुकी है, तो फैमिली को हम सिंगल यूनिट ट्रीट करेंगे, तो एक बार ही उसको दिया जाएगा। इवन इफ दे ट्रेवल इन डिफरेंट ग्रुप्स, अगर वो अलग अलग ग्रुप में ट्रेवल करते तब भी उनको एक कोई मिलेगा। सब्जेक्ट टू फर्निशिंग अ श्योरिटी बॉन्ड फ्रॉम अ परमानेंट गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ स्टेटस कंपेरेबल और हायर देन दैट ऑफ द डिजीज एम्प्लॉय, और ये भी तब मिलेगा जबकि एक श्योरिटी बॉन्ड साइन करना पड़ेगा, किसको, एक परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि या तो जो एम्प्लॉय की डेथ हुई है उसके लेवल का हो या उसका सीनियर हो, उससे हायर इन रैंक हो, वही इसको साइन कर सकता है। एंड ऑल्सो एन अंडरटेकिंग टू रेंडर द अकाउंट ऑफ द एडवांस विद इन 1 month ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द जर्नी, इसके अलावा वो जितनी भी डिटेल्स है जर्नी की वो सबमिट करेंगे 1 महीने के अंदर जर्नी के, तब उनको दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज कंपल्सरीली कॉल टू ड्यूटी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज लीव, अगर कोई एम्प्लॉय लीव पर गया हुआ है, लीव खत्म होने से पहले ही उसको बुला लिया जाता है, तो उसका क्या क्या होगा इसमें देख लेते हैं। 1, इफ द लीव इज देयर बाई curtailed by not less than 1 month, he is entitled to draw mileage allowance at the discretion of the authority recalling the government servant. 2, if the period by which the leave is curtailed is less than a month, mileage allowance is not granted. A, both 1 and 2. B, none of the above. C, 1 only. D, 2 only. And the right answer is B, both 1 and 2. एक बार देख लेते हैं। TA when recalled from leave, when a government servant is compulsory recalled to duty before the expiry of his leave, यानी कि लीव पर गया हुआ था, लीव खत्म होने से पहले उसको रिकॉल कर लिया गया है। एंड द लीव इज देयर बाई curtailed by not less than 1 month, यानी कि जो लीव है curtailed by not less than 1 month, यानी कि अनस्पेंट लीव इज नॉट लेस देन 1 month, यानी जो अनस्पेंट पोर्शन ऑफ लीव बचा हुआ है वो 1 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है। ही इज एंटाइटल्ड टू ड्रॉ माइलेज अलाउंस आई टू TA फॉर द जर्नी फ्रॉम द प्लेस एट विच द ऑर्डर ऑफ रिकॉल रीचेस हिम टू द स्टेशन टू विच ही इज रिकॉल्ड, यानी कि उसको जो है माइलेज अलाउंस दिया जाएगा। कहाँ से मिलेगा? एट द प्लेस द ऑर्डर ऑफ रिकॉल रीचेस हिम, जहाँ पर वो है उसको ऑर्डर मिलता है, टू द स्टेशन टू विच ही इज रिकॉल्ड, जहाँ पर उसको बुलाया गया है, कहीं भी हो वहाँ से वहाँ तक का उसको माइलेज अलाउंस दिया जाएगा, क्योंकि आपके काम से आ रहा है। उसने तो टिकट बुक नहीं की थी ना, अगर वो लीव पर गया हुआ था, आउट ऑफ स्टेशन था, कहीं भी था, वो छुट्टी पर गया हुआ था अपनी फैमिली के साथ, वो बेंगलोर में था एम्प्लॉय, तो उसने अपनी रिटर्न टिकट कर रखी थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपने उसको रिकॉल किया है, आपके काम से आ रहा है, उसको अर्जेंट में टिकट बुक करनी पड़ेगी, तो उसी कॉस्ट वो कंपेयर करेगा, तो उस सिचुएशन में उसको माइलेज अलाउंस दिया जाएगा। इफ द पीरियड बाई विच द लीव इज कर्टेड इज लेस देन अ मंथ, माइलेज अलाउंस मे बी अलाउड एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अथॉरिटी रिकॉलिंग द गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर जो कर्टेड लेस देन 1 month है, तो फिर जो है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अथॉरिटी होता है कि उसको माइलेज अलाउंस देना है कि नहीं देना। अगर उनको लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर हो रहा है इसका, तब वो देते हैं, केस टू केस जो उसको देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। If the government servant recalled to duty is entitled to TA when he is transferred to another headquarter, he may not draw mileage unless he abandons transfer TA. अगर उसको जो रिकॉल किया जाता है तो उसको छुट्टी से वापस नहीं बुलाया जाता है। ड्यूटी इंटाइटल टू TA व्हेन ही इज ट्रांसफर टू अनदर हेडक्वार्टर, वहीं से उसको अनदर हेडक्वार्टर पे जाने के लिए बोल दिया जाता है ट्रांसफर, तो उसको उस सिचुएशन माइलेज अलाउंस नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको जो है
ट्रांसफर टीए मिल जाएगा, या टूर टीए जो कोई भी होगा उसको वो दे दिया जाएगा। और जब उसको वो मिल रहा है तो फिर माइलेज अलाउंस नहीं मिलेगा। और अगर फिर वो इंसिस्ट करता है माइलेज अलाउंस में, तो अपना जो टूर टीए है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ कर दो। और आप चाहते हो क्योंकि आपको छुट्टी से बुलाया गया है इसके लिए, तो माइलेज अलाउंस भी लोगे, और यहाँ से आप टूर टीए का भी बनाओगे या ट्रांसफर टीए का बनाओगे, तो वो दोनों चीज़ें आपको एक साथ नहीं मिलेंगी, सिर्फ एक ही चीज़ दी जाएगी। Question number 12. If a person who is not a government servant is required to attend a डिपार्टमेंट इंक्वायरी, ही विल बी इंटाइटल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। ठीक है, अगर इंक्वायरी के लिए आता है, लेकिन वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, यहाँ पे सिचुएशन ये है, लेकिन उसको पार्टी है और उसको बुलाया जाता है इंक्वायरी के लिए, आउट ऑफ स्टेशन के लिए आता है, तो क्या ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा उसको? ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू, बिल्कुल मिलेगा। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है फिर भी वो गवर्नमेंट के काम से आ रहा है तो उसको मिलेगा। एक बार देख लेते हैं। टीए फॉर पर्सन नॉट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय टू अटेंड एन इंक्वायरी, इंक्वायरी अटेंड करने के लिए पर्सन नॉट इन गवर्नमेंट। अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में ग्रांट टू अ पर्सन नॉट इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु इज रिक्वायर्ड टू अटेंड अ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। ठीक है, अगर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जिसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, TA for the journey calculated under the ordinary rules for the journey of government servant on tour, तो उसको जो ऑर्डिनरी गवर्नमेंट सर्वेंट को जो ऑर्डिनरी केस में जो रूल्स के अकॉर्डिंग टीए मिलता है उसके लिए वो इंटाइटल करेगी जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दैट अथॉरिटी मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन ग्रांट टू द पर्सन कंसर्न हिज एक्चुअल ट्रैवलिंग, होटल एंड कैरियज एक्सपेंसेस इंस्टीड ऑफ टीए अंडर द नॉर्मल रूल्स। अब इतना उसका डिस्क्रिप्शन होता है कि वो टीए रूल्स के अकॉर्डिंग टीए देने के बारे में उनसे बोलते हैं आपका ट्रांसपोर्टेशन का जो टाइम जो आपका कॉस्ट आई है वो ले लो, रुकने का होटल और कैरियज एक्सपेंसेस वो सब ले लो। ठीक है, तो जितना उसका डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग उसको पे कर सकती है। ऑल हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स हैव बीन डिक्लेयर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर दिस पर्पज, जितने भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं वो सब इसके लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। क्वेश्चन नंबर 13. अ गवर्नमेंट employee is entitled for TA to attend following examinations: 1. Any obligatory departmental or language examination. 2. Examination for promotion in military rank in the case of military officer in civil employ. 3. TA entitlement is for journey is once in the whole life. A. 1 and 3 only. B. All of the above. C. 2 and 3 only. D. 1 and 2 only. And the right answer is D. 1 and 2 only. यानी कि TA entitlement is for the journey is once in the whole life is a गलत स्टेटमेंट। यहाँ पर twice a whole life मिलता है। TA for attending examination. Government employees appearing in the under mentioned examinations are entitled to TA for the journey on not more than 2 occasions. कौन कौन से एग्जाम्स के लिए होता है not more than 2 occasions, यानी कि at max twice a whole life, होल करियर। 1. एनी ऑब्लिगेटरी डिपार्टमेंटल और लैंग्वेज एग्जामिनेशन, यानी ऑब्लिगेटरी है उस एग्जाम को उसे अटेंड करना है, उसकी सर्विस कंडीशन है, उसके लिए उसको मिलेगा बिल्कुल क्योंकि वो गवर्नमेंट के काम से जा रहा है। एग्जामिनेशन इन वर्नाकुलर लैंग्वेज ऑफ अ फ्रंटियर और हिल ट्राइब। ठीक है, हिल ट्राइब या फ्रंटियर होते हैं उनको अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज को गवर्नमेंट प्रमोट करती है तो उसको अटेंड करने के लिए जाता है। एग्जामिनेशन फॉर प्रमोशन इन मिलिट्री रैंक इन द केस ऑफ मिलिट्री ऑफिसर इन सिविल एम्प्लॉय। अब कोई सिविल में काम कर रहा है, मिलिट्री जो ऑफिसर है उसको अपना एग्जाम अटेंड करना है मिलिट्री रैंक के प्रमोशन के लिए, तो एक तरह से गवर्नमेंट ड्यूटी पर है वो जो एग्जाम दे रहा है, तो यहाँ पर भी उसको टीए जो है मिलेगा। एग्जामिनेशन टू टेस्ट द फिटनेस ऑफ फॉर क्रॉसिंग एफिशिएंसी वार इन द केस ऑफ सिविल एंड असिस्टेंट सिविल सर्जन्स। जो सिविल सर्जन्स होते हैं उनको अपना फिटनेस को क्रॉस करने के लिए एग्जामिनेशन बार बार देना होता है, तो वो तो गवर्नमेंट डॉक्टर है तो उसकी ड्यूटी का पार्ट है, उसको अपनी फिटनेस को साबित करना है, तो ये भी उसकी गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है, उसको टीए दिया जाएगा। However, the TA claim may be disallowed if it is so considered that the employee concerned has culpably neglected his duties for preparing for the examination or he does not display a reasonable standard of proficiency in an examination which is not obligatory. अब कब उसको मना किया जा सकता है सिचुएशन में कि उसको लगता है कि इस प्रिपरेशन में उसने ड्यूटीज़ को नेगलेक्ट किया, वो ऑफिस आवर्स में स्टडीज़ कर रहा है, ऑफिस आवर्स में अपनी ड्यूटीज़ पर ध्यान नहीं दे रहा है, अगर ऐसा लगता है तो फिर उसका टीए को विदहेल्ड कर सकते हैं। और दूसरा जो नॉन ऑब्लिगेटरी एग्जाम्स थे, यानी कि वो देता रहता है अपनी तरफ से जिसके लिए टीए का कोई वो नहीं होता, उसमें वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो इसमें ये क्या माना जाएगा कि ये जो है परफॉर्मेंस देता ही नहीं है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ के लिए एग्जाम देता है। और जो एम्प्लॉय फॉर्मेलिटीज़ के लिए एग्जाम देगा गवर्नमेंट उसके लिए छुट्टी भी देगी उसको आने जाने का, और उसके बाद कॉस्ट भी बेयर करेगी, तो क्यों करेगी, तो उसको उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाएगा कि एग्जाम्स में उसका नॉन ऑब्लिगेटरी एग्जाम्स में कैसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अगर उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है तो फिर उसको दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं।
टीए में बी अलाउड व्हेन द अनाउंस्ड एग्जामिनेशन इज सडनली रिकॉल्ड। अब अगर एग्जाम को जो है सडनली रिकॉल कर लिया, जो अथॉरिटी करा रही थी एग्जाम उसने रिकॉल कर लिया, तब भी उसको टीए जो है इंटाइटलमेंट रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उसने तो अपना अरेंजमेंट कर लिया ना जाने का, उस एम्प्लॉय ने, वो चला भी गया और उसने इसमें सारे काम भी कर लिए, टिकट बुक कर ली, तो अब एग्जाम रिकॉल कर लिया तो उसका खर्चा तो हो चुका ना, तो इस सिचुएशन में भी उसको दिया जाएगा, टीए को रिकॉल नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग टीए टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट। न्यू पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए टीए के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, नो टीए कुड बी ग्रांटेड। 2, टीए मे बी ग्रांटेड बाय इशूइंग स्पेशल ऑर्डर। ऑप्शंस आर ए बोथ 1 and 2, B none of the above, C 1 only, D 2 only। राइट आंसर इज ए बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। टीए टू ज्वाइन अ न्यू पोस्ट, नई पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए नॉर्मली नो टीए कुड बी ग्रांटेड अनलेस अदरवाइज स्पेशल ऑर्डर्स आर देयर। क्योंकि आप अगर किसी एग्जाम को पास करके आए हो और आप उस पोस्ट को ज्वाइन करने जाते हो, कोई एम्प्लॉय आगरा में जॉब करता है, दिल्ली में उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वो अपनी पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए जाता है और उसके लिए उसको टीए मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने अभी पोस्ट को ज्वाइन ही नहीं किया, अभी तो वो एम्प्लॉय बना ही नहीं है। वो जाएगा अपनी पोस्ट को ज्वाइन करेगा, चार्ज अज्यूम करेगा, तब वो एम्प्लॉय बनेगा, उसके बाद उसके बेनिफिट स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले तो टीए मिल ही नहीं सकता। Question number 50, a pensioner if re-employed will be entitled for TA। Options are A true, B false, and the right answer is A true। अगर पेंशनर री-एम्प्लॉयड हो जाता है तो भी वो टीए के लिए इंटाइटल होगा। टीए टू पेंशनर ऑन री-एम्प्लॉयमेंट एडमिसिबल फॉर द जर्नी टू ज्वाइन द री-एम्प्लॉयड पोस्ट। जहाँ पे भी री-एम्प्लॉयड हुआ है उस पोस्ट को ज्वाइन करने के लिए उसको टीए मिलता है। दिस इज ऑल्सो एडमिसिबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु वर डिस्चार्ज ड्यू टू रिडक्शन और एस्टेब्लिशमेंट और एबोल्यूशन ऑफ पोस्ट। अब किसी पोस्ट को एबोल्यूशन करने के बाद या फिर सरप्लस स्टाफ था उसको हमने रिड्यूस कर दिया, उसको जो है कंपलसरी वीआरएस दिला दिया, स्पेशल वीआरएस स्कीम हटा दिया, उसके बाद वो रीएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसको भी ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको हटाया, वो अपनी मर्जी से नहीं गया। अगर अपनी मर्जी से छोड़ के जाता है तब उसको नहीं मिलता। Question number 16, an under suspension employee is eligible at the rate of 2 TA for attending the इंक्वायरी आउटसाइड द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि जो सस्पेंशन हो रखा है इस एम्प्लॉय का, उसकी जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी प्रोसीडिंग जो है प्लेस ऑफ रेजिडेंस या हेडक्वार्टर से बाहर होती है, तो क्या वो एलिजिबल होगा अटेंड करने के लिए? 2 TA के लिए एलिजिबल होगा। ऑप्शन आर ए ट्रू, बी फॉल्स, एंड द राइट आंसर इज ए ट्रू। बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो अपना अटेंड करने के लिए गवर्नमेंट के काम से जा रहा है, उसको सस्पेंड किया गया, अभी वो कन्विक्ट तो हुआ नहीं है, अभी तो पता नहीं कि उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा, हो सकता है वो एक्सोनरेट ही हो जाए, हो सकता है माइनर पेनल्टी से काम चल जाए। तो अभी अगर बाहर जाता है इस काम से तो उसको 2 TA का एंटाइटलमेंट दिया जाएगा। एक बार देख लेते हैं। टीओ टू दोज under suspension, such employees are eligible at the rate of 2 TA for attending the inquiry from the place at which the government employee has been permitted to reside to the place of inquiry। यानी place of reside जहाँ पे उसको बोला गया है कि आपका हेडक्वार्टर होगा, क्योंकि जब सस्पेंशन ऑर्डर आते हैं तो प्लेस ऑफ द रेजिडेंस विल बी, प्लेस ऑफ हेडक्वार्टर विल बी, जहाँ से भी ऑर्डर इशू होते हैं वहाँ उसको माना जाता है, जहाँ वो लास्ट सेटल था। टू द प्लेस ऑफ इंक्वायरी, अगर प्लेस ऑफ इंक्वायरी अदर प्लेस है तो वहाँ तक का उसको 2 TA दिया जाएगा। नो TA इज एडमिसिबल इफ द इंक्वायरी इज हेल्ड एट एन आउट स्टेशन एट द रिक्वेस्ट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा है कि इसको आउट स्टेशन कराओ इंक्वायरी को, तब उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उसको फैसिलिटेट करने के लिए किया गया है, उसमें गवर्नमेंट उसको 2 TA नहीं देगी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन केस ऑफ ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस एट द सेम स्टेशन। अगर सेम स्टेशन है तो उसमें ट्रांसफर ट्रेवलिंग अलाउंस के केस में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? 1, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिक्लेयर एन ऑफिसर कंट्रोलिंग ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ साइनिंग TA bills। 2, it may also be declared that an officer may be his own controlling officer। Options are A 1 only, B both of the above, C 2 only, D none of the above, and the right answer is B both of the above। सही स्टेटमेंट दोनों ही हैं। कंट्रोलिंग ऑफिसर, अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में डिक्लेयर एन ऑफिसर एज कंट्रोलिंग ऑफिसर इन रिस्पेक्ट ऑफ वन ऑफिसर और क्लास ऑफ ऑफिसर फॉर द पर्पज ऑफ TA। कंट्रोलिंग ऑफिसर चाहे तो किसी ऑफिसर को जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कंट्रोलिंग ऑफिसर डिक्लेयर कर सकती है कि TA बिल्स को साइन करने के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर रहेगा। इट में ऑल्सो भी डिक्लेयर दैट एन ऑफिसर मे बी हिज ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर, यानी कि वो अपने खुद के TA बिल्स को साइन करने के लिए भी एलिजिबल होगा। ये हमने पीछे वाले क्वेश्चन में भी देखा था कि अगर वो खुद के भी TA बिल्स को चाहे तो साइन कर सकता है, अगर वो अथॉरिटी में है तो। उस सिचुएशन में ऐसा नहीं है कि उसको किसी और से अपने TA बिल्स को साइन कराना होगा, वो अपनी पोस्ट के लिए कंट्रोलिंग ऑफिसर है तो खुद भी कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई सेक्शन ऑफिसर को किसी मिनिस्ट्री में अंडर सेक्रेटरी होता है साइन करने के लिए, अंडर सेक्रेटरी ने सेक्शन ऑफिसर को अलाउ कर दी, डेलीगेट कर दी अथॉरिटी कि यू आर द कंट्रोलिंग अथॉरिटी फॉर साइनिंग द TA बिल्स अप टू द रैंक ऑफ सेक्शन ऑफिसर, यानी कि LDC, UDC, MTS और ASO और सेक्शन ऑफिसर सभी के ट्रांसफर TA जो है वो खुद साइन करता है। अब उस सिचुएशन में उसको खुद का भी होता है तो सेक्शन ऑफिसर तो खुद भी है ना, तो इस सिचुएशन में उसको भी अपना
टीए साइन करने का राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये आपके लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्रेवलिंग अलाउंस बिल काउंटर साइनिंग। काउंटर साइनिंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1, इन द केस ऑफ एम्प्लॉइज हु आर नॉट their own control officer, the TA bill should be signed by DDO and countersigned by the respective controlling officer. 2, in the case of officer who are their own controlling officer, TA will be countersigned by the officer concerned after it is signed by the DDO. Options are A1 only, B both of the above, C 2 only, D none of the above, and the right answer is B both of the above. ये पुराने वाले स्टेटमेंट का ही जस्टिफिकेशन है, एक बार देख लेते हैं। फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड फॉर द काउंटर साइनिंग द बिल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर्स। 1, इन द केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु आर नॉट देयर ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर, द टीए विल शुड बी साइंड बाय डीडीओ एंड काउंटर साइंड बाय द रिस्पेक्टिव कंट्रोलिंग ऑफिसर। तो देखो, जब भी कोई टीए बिल होता है वो उस पर दो लोगों के साइन होते हैं। पहले तो डीडीओ करता है, डीडीओ का देखता है, डीडीओ उसका इंटाइटलमेंट चेक करता है कि इसकी जर्नी इसने इस मोड से की है, ये इसका इंटाइटलमेंट था, इस रेट से इतना बनता है, इतना अमाउंट बनता है, वो सारी चीज़ें चेक करता है। कोई भी अमाउंट को घटाना होता है वो घटा देता है। उसके बाद वो साइन करता है, ये होता है डीडीओ के साइन, वो देखता है फाइनेंशियल इंप्लीकेशन। उसके बाद जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी होती है वो जो काउंटर साइन करती है वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के साइन किए जाते हैं। तो इस तरह से दो लोगों के साइन किए जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट है, इन द केस ऑफ ऑफिसर हु आर देयर ओन कंट्रोलिंग ऑफिसर, द टीए विल बी काउंटर साइंड बाय ऑफिसर कंसर्न आफ्टर इट इज साइंड बाय द डीडीओ। यानी इसमें भी सेम ही प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। एक एम्प्लॉय से खुद का ही अपना टीए बिल आया हुआ है, तो हमने कहा था वो खुद के टीए बिल को साइन करने के लिए एलिजिबल होता है। तो ये वही सिचुएशन है कि पहले जो है डीडीओ से चेक करेगा, डीडीओ उसको साइन करेगा, और जब डीडीओ के साइन हो जाएंगे तो उसके बाद वो कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास आएगा, और कोइंसिडेंटली वो कंट्रोलिंग ऑफिसर वो खुद है तो खुद ही अपने टीए बिल को साइन करेगा। तो इस सिचुएशन में कोई डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो उसकी जो है उसके एक तो उसने गलत टीए बिल क्लेम किया, वो तो देखा जाएगा, दूसरी बात है, और उसको जो है उस कैपेसिटी में साइन करने के लिए जो भी होगा उस प्रोसीडिंग को स्टार्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू। इस तरह से हमारा टीए बिल की जो सीरीज है वो खत्म हो गई है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर कोई सजेशन है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इसके अलावा कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में आप हमें डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी